आज का हमारा टॉपिक है वंशागति के सिद्धांत और विविधता। जैसे आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक जीव में अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। वैसे ही जितनी भी संतानें हैं उनमें अपने माता पिता के लक्षण स्थानांतरित होते हैं। कहने का मतलब कि जो भी संतानें रहती हैं वो अपने माता पिता से, दादा दादी से या नाना नानी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, और उनमें जो ये लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है वो कहलाता है वंशागति। और आज हमको इसी वंशागति के बारे में पूरा पढ़ना है। इस टॉपिक को आज हम पूरा डिटेल लेंगे। इसमें माता पिता के लक्षणों का जो संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे से तीसरी पीढ़ी में लगातार जो स्थानांतरण है, इसका जो अध्ययन किया था वो किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है या जेनेटिक्स के पितामह या वंशागति के जो पितामह है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये क्वेश्चन है बार बार आपके 12th क्लास में रिपीट किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें जैसे हम मान के चले कि एक माता पिता की 4 संतानें, 4 संतानों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, चाहे उनके व्यवहारिक रूप में हो या कार्यात्मक रूप में है। इनमें ये जो अंतर पाया जाता है वो कहलाता है विभिन्नता। और इसके अलावा यदि एक माता पिता की जो 4 संतानें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से समान पाए जाते हैं, लक्षणों में हो, व्यवहार में हो, जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि वो आपस में भाई बहन हैं, तो उनमें ये जो आपस में समान जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ये समानता का गुण कहलाता है। और उनमें जो आपस में उनके गुणों में जो अंतर पाया जाता है वो कहलाता है विभिन्नता। विभिन्नता जो रहती है जीवों में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होती है। इस विभिन्नता का जो सबसे पहला कारण है वो है पर्यावरणीय। पर्यावरणीय कारण का अर्थ होता है कि चाहे वो ताप हो, वायु का प्रभाव हो या भोजन हो, वातावरण यदि अलग अलग स्थानों का अलग अलग है, हम मान के चले कि पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोग और दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले लोग, इन दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस प्रकार जीवों में पर्यावरण के कारण अंतर पाया जाता है, और लेकिन ये अंतर एक ही पीढ़ी तक रहते हैं, ये अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। दूसरा जो परिवर्तन है वो कहलाता है कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन का या कायिक विभिन्नता का जो अर्थ होता है कि जीवों में कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कायिक कोशिकाओं में जो भी परिवर्तन होता है वो केवल एक ही पीढ़ी तक चलता है, और ये परिवर्तन है जीवों के साथ साथ समाप्त हो जाता है। तीसरी जो विभिन्नता रहती है वो कहलाती है आनुवंशिक विभिन्नता। आनुवंशिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि ये जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, अर्थात माता पिता में जो विभिन्नता पाई जाती है वो उनके संतानों में जाती है, उनके संतानों से अगले संतानों में जाती है। इस प्रकार ये आनुवंशिक विभिन्नता है, ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है और इसके फलस्वरूप नए जीवों की उत्पत्ति होती है। और चौथा और आखिरी विभिन्नता है वो कहलाती है जर्मिनल विभिन्नता। जर्मिनल विभिन्नता का अर्थ होता है जीन से संबंधित जीनीय संरचना में यदि परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन भी वंशानुगत होते हैं, और ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार की विभिन्नता जीवों में पाई जाती है, पर्यावरणीय, कायिक, आनुवंशिक और जर्मिनल। और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इसका विभिन्नता का जो महत्व है वो है कि यदि परिवर्तन आनुवंशिक हो रहे हैं तो इससे जीवों में अनुकूलन आता है। अनुकूलन अर्थात उस वातावरण में रहने के वो अनुकूल होते चले जाते हैं, और लगातार इसी अनुकूलन की वजह से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। मेंडल ने
वंशागतिकी से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए और इसके प्रयोग के लिए उन्होंने जो चुनाव किया था वो था मटर के पौधे का। अब ऐसा नहीं है कि मेंडल ने एक बार प्रयोग किया, उनका प्रयोग सफल हो गया। इन्होंने लगभग 14 सालों तक मटर के पौधे पर 10,000 प्रयोग किए। इतने प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपना जो शोध है वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून में सबमिट किया। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून में इन्होंने अपना शोध है वो सबमिट किया और इस यहाँ के जो विज्ञानवेत्ता थे इन्होंने इनकी थीसिस को आगे बढ़ाया। लेकिन इस 10,000 प्रयोग करने के बावजूद भी मेंडल के जितने भी नियम दिए गए, मेंडल ने जो भी अपना प्रयोग किया उसे मान्यता नहीं प्रदान की गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय डार्विन जो थे, डार्विन के सिद्धांतों का बोलबाला चल रहा था। डार्विन ने अपना प्रयोग किया था और इसलिए जितने भी वैज्ञानिक थे उनका पूरा ध्यान डार्विन के खोज की तरफ था और यही कारण था कि उस समय मेंडल के नियमों पर ध्यान नहीं दिया गया। धीरे धीरे मेंडल ने अपने प्रयोग को और आगे बढ़ाया और लगातार नए प्रयोग करते चले गए और कुछ सालों बाद ये मेंडल इस कार्य में सफल भी हुए। ऐसा नहीं है कि केवल मेंडल ने ही इस प्रयोग पर कार्य किया या वंशागति पर इन्होंने ही कार्य किया। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर कार्य किया, लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ, बहुत सारे मटर के लक्षणों को एक साथ लेकर अपना कार्य करना चाहा। लेकिन मेंडल ने एक काम किया कि मेंडल ने सिर्फ एक ही लक्षण, एक ही विरोधी लक्षण को लेके अपना कार्य किया और अपने इस कार्य में सफल हुए। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। कारण था, बहुत सारे कारण थे इसमें मटर के पौधों को चुनने का। सब मटर के पौधों को चुनने का कारण था कि मटर का जो पौधा रहता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का अर्थ होता है कि उसमें मेल और फीमेल जो गैमेट है या नर और मादा के जो लक्षण है वो एक साथ एक ही पौधों में पाए जाते हैं। दूसरा, मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय का अर्थ है कि जिस साल मटर के पौधे को बोया जाता है उस साल उसमें पुष्प निकल आते हैं। तीसरा इसका कारण था कि इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। स्वपरागण की क्रिया होने के कारण एक ही गुण बार बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और इस वजह से इसमें गुणों में समानता है वो बनी रहती है। चौथा कारण, द्विलिंगी होने के बावजूद भी इसमें परपरागण की क्रिया संभव, इसमें परपरागण कराया जा सकता है। और 5वां कैरेक्टर है, इसमें मटर में बहुत सारे विरोधी लक्षण उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से इसमें प्रयोग करना आसान होता है। विरोधी लक्षण का मतलब होता है कि मटर के पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक लंबा पौधा होता है, दूसरा छोटा होता है। दूसरा कैरेक्टर इसमें फूलों का रंग एक लाल होता है, दूसरा सफेद होता है। तीसरे कैरेक्टर में इसके फली का आकार बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। फिर फली की जो आकृति रहती है, एक में गोलाकार बीज पाए जाते हैं, दूसरे में श्रिंक या झुर्रीदार बीज पाए जाते हैं। इस प्रकार ऐसे 7 अलग अलग कैरेक्टर, 7 अलग अलग विरोधी लक्षण मटर के पौधे में मौजूद थे, जिसके कारण मेंडल को इस पर प्रयोग करना आसान हो गया। अब इससे कुछ टर्मिनोलॉजी, इस जेनेटिक्स से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है कि गुणों का जो स्थानांतरण होता है वो जीन के द्वारा होता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित होते हैं वो जीन में होते हैं। ये हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। हम मान के चले कि जो हम मटर के पौधों के लिए लंबेपन का गुण ले रहे हैं उसको हम लंबेपन को कैपिटल टी से शो करते हैं। ये कैपिटल टी हुआ, लेकिन जब ये दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं और ये इस रूप में स्थानांतरित होते हैं। कैपिटल टी दोनों ये अलग हो गए, इस रूप में स्थानांतरित होंगे और ये कहलाता है एक जीन। इस रूप में ये अगले पीढ़ी तक जाएंगे। ये हुआ। दूसरा कहलाता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, या इसको कहा जाता है संकरण। संकरण का अर्थ होता है
कि दो अलग अलग लक्षणों वाले गैमेट जिन्हें लैंगिक रूप से मिलाना वो कहलाता है संकरण। हम मान के चले कि हमने ये कैपिटल टी और कैपिटल टी इन दोनों को हमको मिलाना, इन दोनों ये जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। ये कहलाएगी प्रक्रिया संकरण। दो अलग अलग लक्षणों वाले गैमेट को लैंगिक रूप से आपस में मिलाना ये कहलाता है संकरण, और इसके फलस्वरूप जो नई संतति तैयार होती है वो कहलाती है हाइब्रिड या संकरण। एक बार फिर से, दो अलग अलग लक्षणों वाले गैमेट को लैंगिक रूप से मिलाना ये कहलाता है संकरण, और संकरण के फलस्वरूप जो जाति तैयार होती है वो कहलाती है संकर। अब इसमें दो चीजें आती है, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। यदि हम दो पौधे ले रहे हैं, ये मान के चले कि मटर का लंबा पौधा है जो जिसे हम शो करते हैं कैपिटल टी से, ये लंबा पौधा हो गया। दूसरा है छोटा पौधा जिसको हम शो करते हैं स्मॉल टी से। अब इसमें एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा, यदि हम मान के चले प्रभावी और अप्रभावी से, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक क्लास में यदि एक बहुत होशियार बच्चा है और एक बहुत थोड़ा सा वीक बच्चा है, दो बच्चे हैं, इसमें यदि लोग पहचान रहे हैं तो होशियार बच्चों को पहचान रहे हैं, तो यही इसमें होता है कि जो अपना वर्चस्व स्थापित करता है, जिसका गुण उभर के सामने आता है वो प्रभावी कहलाता है, और जिसका गुण दब जाता है वो कहलाता है अप्रभावी। सेम यही कंडीशन इसमें है कि लंबा पौधा और बौना पौधा जो है, यदि जो गुण उभर रहा है, बौने के सामने चूंकि ये लंबा हमको अधिक दिखेगा तो ये कहलाएगा प्रभावी, और जो बौना है वो कहलाता है अप्रभावी। जितने भी प्रभावी लक्षण होंगे हम उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण है उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से शो करते हैं, और ये हमेशा पाए जाते हैं जोड़ों। इसके बाद है इसमें एक संकरी क्रॉस। एक संकरण या इसको यह कहा जाता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या किया जाता है कि एक प्रभावी और एक प्रभावी इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया जाता है या संकरित कराया जाता है। इसके लिए हमने एक पौधा लिए लंबा पौधा जिसको हमने शो किया कैपिटल टी से, ये हो गया मेल प्लांट। दूसरा हमने लिए बौना पौधा जिसको शो किया हमने स्मॉल टी से, ये हो गया फीमेल प्लांट। अब ये दोनों गैमेट अलग होंगे, ये हो गया, इससे जो हमको गैमेट मिले कैपिटल टी, और यहां से जो हमको गैमेट मिलेंगे वो मिलेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये हमको 4 गैमेट मिल गए, और ये जो 4 हमको गैमेट मिले हैं इन्हीं को हमको आपस में क्रॉस करना है। कैपिटल टी जो होगा वो शुद्ध लंबा पौधा, और स्मॉल टी है ये शुद्ध बौना पौधा। इनसे जो 4 मिले हमको, इनको हमको आपस में क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने का तरीका 2 तरीके से आप इसको क्रॉस करा सकते हैं। पहले वाले को इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां जो मिलेगा ये कैपिटल टी है और ये इसका स्मॉल टी, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। वैसे ही ये और ये आपस में मिलकर बना लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो बचता है इसको क्रॉस कराना है हमको, इससे यहाँ ये दोनों मैच होंगे तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ ये मैच होके बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार यहाँ हमको जो पौधे मिले हैं सभी एक जैसे मिले हैं, जिसमें एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये प्रभावी लक्षण है, और जो प्रभावी है हमको उसी का नाम यहाँ पर लिखना है। प्रभावी है कैपिटल टी, मतलब पौधा कैसा हो जाएगा लंबा, ये पौधा भी लंबा, तीसरा भी लंबा, और चौथा भी पौधा हमको लंबा मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये जो हमको
एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौने को आपस में क्रॉस कराने से जो परिणाम मिले हैं तो पूरे लंबे पौधे मिलते हैं और ये कहलाता है F1 पीढ़ी। संकरण के उपरांत F1 पीढ़ी हमको इतनी मिल गई, जिसमें पूरे हमको क्या मिले, लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसके बाद आता है F2 जनरेशन। या F2 जनरेशन में क्या होगा कि ये जो हमको पौधे प्राप्त हुए, यहां से कैपिटल T स्मॉल t, प्रभावी और अप्रभावी दोनों मिक्स है, इन्हीं को हमको आपस में फिर से संकरित कराना है। ये मेल हो गया, दूसरा फीमेल, इनसे फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। फिर से वैसा जैसे अभी हमने क्रॉस कराए थे वैसा ही क्रॉस कराना है। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कैपिटल T और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो स्मॉल t। अब बचा ये, यहां से मिल जाएगा ये कैपिटल T स्मॉल t और ये दोनों मैच होंगे तो कैपिटल T और स्मॉल t। अब इससे हमको जो परिणाम मिले हैं, कैपिटल T शुद्ध लंबा, स्मॉल t शुद्ध बौना। अब यहां जो दो मिले हमको कैपिटल T स्मॉल t, तो ये इसमें से कैपिटल T प्रभावी और स्मॉल t अप्रभावी, लक्षण उभर के आएगा प्रभावी वाला, इसलिए ये पौधा कहलाएगा लंबा और ये भी हो जाएगा लंबा, और ये होगी F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में हमको 3 लंबे पौधे मिलते हैं और एक बौना पौधा मिलता है, और इसमें इसका अनुपात रहता है 3:1। तो ये हो गया F1 पीढ़ी में पूरे लंबे पौधे, पूरे प्रभावी पौधे प्राप्त होंगे, और F2 पीढ़ी में जो हमको मिलते हैं इसमें से 3 प्रभावी और 1 अप्रभावी, यानी का मतलब कि इसमें जो अनुपात मिलता है वो मिलता है 3:1। इसमें 2 टर्मिनोलॉजी और है, एक तो कहलाता है फिनोटिपिक या फिनोटाइप और दूसरा होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप का सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसे लक्षण जो हमको बाहरी तौर पे हमको दिखाई दे रहे हैं। हम मान के चले कि हमारे आंखों का रंग है या बालों की आकृति, हमारे कान की आकृति, हमारे हाथ पैर, हमारे स्किन का कलर है, ये हमारे फिनोटिपिक लक्षण जो हमको बाहर से दिखाई देते हैं। जीनोटिपिक लक्षण मतलब होता है जो जीन से संबंधित होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हमको दिखाई नहीं देते, वो कहलाते हैं जीनोटिपिक लक्षण। फिनोटिपिक लक्षण में हम ये मान के चलेंगे कि ये पौधा हमको लंबा दिखाई दे रहा है, इसमें 3 पौधे हमको लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक बौना है, तो हम इसका फिनोटाइप है वो 3:1 मान लेंगे। लेकिन यदि जीनोटिपिक लक्षण देखें तो इन दोनों में कैपिटल T स्मॉल t, इसमें एक गुण है वो दबा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि ये एक से इससे डिफर है, इसलिए जब जीनोटिपिक इसका अनुपात देखेंगे तो 1 शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबे पौधे और 1 होता है शुद्ध बौना पौधा। तो उसका जीनोटिपिक जो अनुपात है वो मिलता है 1:2:1, और फिनोटिपिक अनुपात यदि पूछा जाए तो वो रहता है 3:1। ये इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई, किसकी, जेनेटिक्स की। अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए, उसमें सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम एक संकर क्रॉस है, सेम वही प्रभाविता का नियम है जिसको मेंडल ने बताया। मेंडल ने यह बताया कि यदि एक जोड़े विरोधी लक्षण को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो परिणाम प्राप्त होता है, तो उसमें जो लक्षण उभर के सामने आता है वो प्रभावी कहलाएगा, और जो लक्षण दब जाएगा वो कहलाता है अप्रभावी। जो अभी हमने क्रॉस कराया सेम वही क्रॉस यहाँ पे रिपीट होगा, जिसमें हमने 2 विरोधी लक्षण, अर्थात हमने लिए एक लंबा पौधा और दूसरा हम लेंगे इसमें बौना पौधा। यहां से ये हो जाएंगे अलग अलग, क्योंकि इनको आगे पीढ़ी को बनाना है इसलिए इनको अलग किया। इसके बाद हमको क्रॉस कराना है। ये पिछले बार जैसे हमको ये पूरे परिणाम मिल जाएंगे।
जिसमें हमको पूरे कैसे पौधे प्राप्त हुए, लंबे पौधे। ये जो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसमें हमको दिखाई दे रहे लंबे पौधे। कैपिटल टी मतलब ये जो है प्रभावी जीन है जिसका गुण उभर के सामने आ रहा है, और ये हुआ अप्रभावी। तो जिसका गुण उभर के सामने आता है वो प्रभावी कहलाता है, जिसका गुण दब जाता है वो कहलाता है अप्रभावी। तो ये हुआ पहला प्रभाविता का नियम, जिसमें दो विरोधी लक्षण वाले पौधों को आपस में संकरित कराए जाने पर इसमें से हमको पूरे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें बौने पौधे का जो गुण है वो दब जाता है। ये है सबसे पहला नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा है युग्मक पृथक्करण। युग्मक पृथक्करण का मतलब होता है गैमेट को अलग करना या युग्मकों को अलग करना। अब पहली पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, या जो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, और साथ में इसमें बौनेपन का गुण है वो दबा हुआ था। अब ये गुण दबा हुआ है मतलब ये गुण समाप्त नहीं हुआ है, इसको अगली पीढ़ी में जब क्रॉस कराया जाता है तो ये इससे अलग होकर अपना अलग गुण प्रदर्शित करता है। तो इसको कहा जाता है युग्मक पृथक्करण का नियम। इसमें F2 जनरेशन लागू होगी, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी इनको आपस में संकरित कराया जाता है। जो हमने पहले किए थे वही प्रोसीजर फिर से करना है हमको। ये हो गया, हमें यहां से 4 पौधे प्राप्त हुए। इसमें से 4 पौधों में जो बौनेपन का जो गुण दब गया था वो यहाँ पर उभर के सामने आ गया, और बाकी फिर ये शुद्ध लंबा पौधा मिले, मतलब यहाँ से 3 हमको लंबे पौधे मिल गए और 1 बौना पौधा मिल गया, जिसका अनुपात मिलता है 3:1, और ये कहलाता है युग्मक पृथक्करण का नियम। ये हुआ दूसरा नियम, किसका? मेंडल का। अब तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लेकिन इसके पहले एक चीज, यदि किसी छात्र को ये क्रॉस कराने में थोड़ी सी भी मुश्किल जा रही है तो उसके लिए एक मेथड और है। ये हम इसको यहां पर बना लेते हैं। इसके लिए करना क्या है कि हमने यहां पर जो लिए थे 2 शुद्ध पौधे, कैपिटल टी हमने लिया था, और यहाँ पे हमने लिया था स्मॉल टी। इसको इस बोर्ड की सहायता से हम बना सकते हैं। चीज वही है, केवल थोड़ा सा मेथड इसमें चेंज हो गया है। यहाँ पर हमने लिखा ये मेल और ये लिख दिया फीमेल। इसको क्रॉस कराने के लिए जो आमने सामने है उनको हमको एक साथ लिख देना है। कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ आ जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये आ गए। 3rd कॉलम में फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, और 4th कॉलम में आगे कैपिटल टी स्मॉल टी। परिणाम आपको वही मिला कि इसमें पूरे लंबे पौधे हमको प्राप्त हो गए। सेकंड जो था पृथक्करण का नियम, युग्मक पृथक्करण का नियम, उसके लिए फिर हमने ये कॉलम बनाए। इस कॉलम में जो प्रथम पीढ़ी में जो हमको परिणाम प्राप्त हुए थे उसे यहां पर शो करना है। कैपिटल टी स्मॉल टी हमको यहां से मिला था, उसको हमको यहां से अलग अलग लिख देना है। ये हो गया मेल और ये फीमेल, ये क्रॉस करेंगे कैपिटल टी ये प्राप्त हो गए। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में स्मॉल टी। ये आपको समझ में आ गया। ये F1 जनरेशन और ये F2 जनरेशन, ये एक दूसरा मेथड है। इस मेथड के द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा नियम है मेंडल का, जो उन्होंने दिया वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसके लिए मेंडल ने, अभी तक हमने सिर्फ एक विरोधी लक्षण को लिया था, अब इसमें उन्होंने लिया कि 2 विरोधी लक्षण को आपस में मैच किया और उसको आपस में क्रॉस कराया।
तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि प्रत्येक लक्षण जो रहता है वो दूसरे लक्षण से डिफर रहता है और एक दूसरे से आपस में ये लक्षण कहीं भी मैच नहीं करते। इसके लिए हम जो लक्षण लेंगे, एक तो हमने लिया था लंबा पौधा। अब लंबा पौधा जो था उसके साथ हमको दूसरा लक्षण लेना है, तो उसके लिए हम फूल का रंग लेते हैं लाल। लंबा पौधा होगा, इसमें कौन से फूल लग रहे हैं? लाल। दूसरा पौधा है बौना पौधा या छोटा पौधा और उसके साथ जो फूल लग रहे हैं वो है सफेद। ये दो लक्षण हो गए। ये दोनों एक पौधे में लग रहा है लंबा पौधा है जिसमें लाल रंग के फूल लग रहे हैं, और दूसरा पौधा है बौना जिसमें सफेद रंग के फूल खिल रहे हैं। अब इन दोनों में प्रभावी कौन सा है? लंबा और लाल। तो इसको लंबा के लिए हमने लिए थे कैपिटल टी, वैसे ही लाल के लिए लेते हैं, रेड फ्लावर है तो इसके लिए हम जो लेटर लेते हैं वो है कैपिटल आर। बौना पौधे के लिए जो लेटर हमने यहाँ लिया है उसी का स्मॉल लेटर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल आर। इस प्रकार हमको ये दो लक्षणों को एक साथ क्रॉस कराना है। इसके लिए क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हमने क्रॉस कराए थे F1 जनरेशन का, उसके लिए हम इसको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हमको प्राप्त हुआ था कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से हमने देखे थे पहले वाले में कि हमको मिला था F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, और वैसे ही यदि हम लाल पौधे और सफेद पौधे के लिए करेंगे तो वहां से हमको जो मिलता है वो मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये दो गैमेट हमको यहाँ से मिलते हैं, जिसको हम शो करते हैं मेल और फीमेल से। इनको आपस में हम संकरित कराते हैं। इनका जब हम आपस में संकरण कराते हैं तो हमको यहां से मिलता है कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल टी। ये दोनों को हमने मैच कराया। तीसरे में कैपिटल टी स्मॉल आर और लास्ट स्मॉल टी और स्मॉल आर। ये चार पौधे हमको यहां से प्राप्त हुए। पहला पौधा जो है कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका जो हम परिणाम देखेंगे, जो हमको मिलेगा परिणाम, यहां से हमको मिलेगा लंबा पौधा और जिसमें कौन से फूल खिल रहे हैं? लाल रंग के। कैपिटल टी मतलब लंबा हो गया, आर मतलब हो गया लाल रंग के फूल। यहां मिला कैपिटल आर और स्मॉल टी, इसका मतलब होगा यहाँ पर लाल रंग के फूल खिल रहे हैं, लेकिन पौधा कैसा है? बौना। थर्ड में कैपिटल टी और स्मॉल आर है, इसका कहने का मतलब है कि पौधा लंबा है लेकिन फूल कैसे खिल रहे हैं? इसमें सफेद। और चौथा क्या है? स्मॉल टी और स्मॉल आर, इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो पौधा है वो बौना है और फूल कौन से खिल रहे हैं? इसमें सफेद। तो इस प्रकार हमको ये चार परिणाम मिलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमको चार परिणाम मिले हैं, इसी पौधों को हमको फिर से क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए आपको बनाना पड़ेगा चेकर बोर्ड, जिससे हमको 16 पौधे यहां से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को हमको दोनों तरफ लिखना है। लिखने का तरीका, यहाँ पे फिर हमने ये मेल गैमेट बना दिया, दूसरा फीमेल, मतलब मेल प्लांट इस तरफ है और फीमेल प्लांट का हम शो करेंगे नीचे की। सबसे पहले है कैपिटल टी कैपिटल आर, ये लिख दी हमने। दूसरे में कैपिटल आर स्मॉल टी, तीसरे में कैपिटल आर स्मॉल आर, और चौथे में है स्मॉल टी और स्मॉल आर। ये जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को आपको नीचे लिखना है। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर। इसके पहले जो हमने क्रॉस कराए थे कॉलम बना के या बोर्ड बना के, वैसा ही इसमें भी हमको मैच कराना है। इस कॉलम के सामने जो दो हैं उसी को हमको वैसे ही पूरा उतार देना है। क्रॉस कराने का सबसे सिंपल मेथड यहां पर है, ये तो हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर।
इस कॉलम के आगे इन दोनों को कैपिटल टी कैपिटल आर और साथ में आ जाएगा ये स्मॉल टी। थर्ड में कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमने यहाँ ये चेकर बोर्ड बनाए, ये चेकर बोर्ड कहलाता है। इसमें हमने यहाँ पौधों को क्रॉस कराया। एग्जाम्पल, यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर है, ये कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पर हम ये कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी कैपिटल आर हमने यहाँ लिख दी। अब यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रभावी है, प्रभावी चिन्ह है, उसका नाम हमको यहाँ पर लिखना है, अप्रभावी का नहीं लिखेंगे। सबसे पहले जितना भी जगह, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी है, ये शो कर रहा है लंबे पौधे को, और ये कैपिटल आर शो कर रहा है लाल पौधों, लाल रंग के फूल। तो यहाँ जो रिजल्ट हमको मिलेगा लंबे पौधे और लाल रंग के फूल, पहला हुआ। सेकंड में कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, अप्रभावी है। यहाँ अप्रभावी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा लंबे पौधे और लाल रंग के फूल। थर्ड में कैपिटल टी ये लंबे को शो कर रहा है और ये लाल रंग के फूल। चौथे में कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया लंबा और ये हो गया लाल। नेक्स्ट में कैपिटल टी कैपिटल आर है, कैपिटल टी का मतलब हो जाएगा लंबा पौधा और कैपिटल आर मतलब है लाल रंग के फूल। यहाँ भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर है तो ये तो लाल रंग के फूल शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी है तो ये शो करता है बौने पौधे को। कैपिटल आर है मतलब लाल रंग का फूल खिलेगा, और कैपिटल टी है मतलब पौधा कैसा हो जाएगा, लंबा। यहाँ लाल रंग के फूल खिलेंगे लेकिन पौधा हो जाएगा बौना। यहाँ पर कैपिटल टी है मतलब पौधा हो जाएगा लंबा और फूल कैसे खिलेंगे, लाल। यहाँ पर कैपिटल आर है मतलब लाल फूल और लंबा पौधा, यहाँ लंबा पौधा, और स्मॉल आर है, इसका मतलब पौधा कैसा हो जाएगा, कौन से रंग का, सफेद। कैपिटल टी है मतलब लंबा पौधा और स्मॉल आर है मतलब फूल का रंग सफेद। कैपिटल टी कैपिटल आर है, कैपिटल टी का मतलब हो जाएगा लंबा और कैपिटल आर मतलब लाल। यहाँ लाल फूल खिलेंगे लेकिन फूल कैसे रहेंगे, सफेद। यहाँ पर भी लंबा पौधा और फूल का रंग हो जाएगा सफेद। लास्ट में पूरे अप्रभावी चिन्ह है, स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पर जो पौधा हो जाएगा वो होगा बौना और फूल का रंग हो जाएगा सफेद। इस प्रकार हमको यहाँ पर 16 पौधे प्राप्त होते हैं, और 16 पौधों में 4 प्रकार के कैरेक्टर हमको देखने को मिले। पहला जो है लंबा पौधा जिसमें लाल रंग के फूल खिल रहे हैं। दूसरा पौधा लंबा है लेकिन सफेद फूल खिलते हैं। तीसरा कैरेक्टर बौना पौधा जिसमें लाल रंग के फूल खिलते हैं। और चौथा जो है बौना पौधा है लेकिन इसमें फूल कैसे खिल रहे हैं, सफेद। इसमें अनुपात जो प्राप्त होता है, लंबा और लाल का 9, लंबे सफेद का 3, बौने लाल का 3 और बौने सफेद का 1। इस प्रकार इसमें अनुपात हमको मिलता है 9:3:3:1। ये मेंडल का तीसरा नियम है। इस मेंडल के तीसरे नियम के अनुसार हमको जो अनुपात प्राप्त होता है वो मिलता है 9:3:3:1, और इसको कहा जाता है चेकर बोर्ड। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के तीसरे नियम को समझाइए, या फिर 9:3:3:1 का नियम क्या होता है। ये किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, ये इसमें पूछ सकता है। मेंडल के विचलन, मेंडल ने अपने जितने भी नियम दिए, कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि ये जो मेंडल के नियम थे कुछ उनमें मिस्टेक थी, कुछ खामियां थी, जिसको कहा जाता है मेंडल के विचलन। पहला नियम जो उन्होंने दिया था उस आधार पर एक लंबे पौधे प्राप्त, पूरे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, और उसके बाद जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उसमें पता लगा कि कुछ लंबे पौधे मिलते हैं और कुछ बौने पौधे। लेकिन इसके विचलन के लिए इसके नियम विचलन का मतलब होता है कि जो मेंडल के नियम के विपरीत था, या मेंडल के नियम को उन्होंने जो गलत सिद्ध किया, उसमें पहला था वो था अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मेंडल के नियम के अनुसार
कि उसमें लंबे और बौने पौधे को जब क्रॉस कराया गया तो उसमें से 3 लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और एक बौना पौधा प्राप्त होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि इसमें पूरे लंबे और बौने पौधे के अलावा एक बीच का भी रेशियो उसमें मिलता है, जिसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। इसके लिए इन्होंने एक पौधा लिया, वो था मिराबिलिस जलापा। इस पौधे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मिराबिलिस जलापा में 2 कलर के फूल मिलते हैं, एक तो लाल और दूसरे मिलते हैं सफेद। लाल कलर के फूल को शो किया जाता है आर से और सफेद के लिए स्मॉल आर, जो अप्रभावी रहता है। इन्हें आपस में संकरित कराया गया। संकरित कराने पर जो परिणाम मिले उसमें मतलब यहां से पूरे पौधे जो मिले वो हमको मिले गुलाबी रंग के। यहाँ जो परिणाम मिले उसमें न लाल फूल थे न सफेद, ये पूरे मिले गुलाबी। जब इन्हीं को, ये जो परिणाम हमको मिले उसी को जब फिर से संकरित कराया गया तो यहां से जो परिणाम मिलते हैं हमको वो यहां से मिला हमको शुद्ध लाल पौधा, ये शुद्ध सफेद पौधा, और 2 पौधे जो मिले जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर था, ये पौधे हमको मिले पिंक कलर के या फिर गुलाबी रंग के फूल। यहाँ पर जो मेंडल की प्रभाविता का नियम वो गलत सिद्ध हुआ कि इन्हें आपस में क्रॉस कराए जाने पर हमको यहाँ जो लाल पौधे मिलना था प्रभाविता के नियम के अनुसार, यहाँ पर हमको मिलते हैं गुलाबी कलर के पौधे, और ये कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम या दूसरा जो विचलन है वो कहलाता है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का अर्थ है साथ साथ प्रभावी होना। सहप्रभाविता साथ साथ प्रभावी होना, इसमें जीन्स जो है वो एक साथ अपने लक्षण उभर के सामने लाते हैं। एग्जाम्पल हम मान के चले कि जो गाय है उसमें रेड कलर के उसमें रोए पाए जाते हैं, दूसरी गाय में सफेद कलर के रोए पाए जाते हैं। इन्हें आपस में जब क्रॉस कराया जाता है, दोनों गायों को आपस में क्रॉस कराया गया तो एक तीसरे जो रंग हमको मिला जो कहलाते हैं रोअन। ये प्रजाति कहलाती है रोअन, जिसमें दोनों कलर के जो रोए थे, लाल और सफेद कलर के रोए मिलते हैं, मतलब दोनों लक्षण है साथ साथ उभर के आते हैं, तो वो कहलाता है सहप्रभाविता। तीसरा है बहुप्रभाविता। ये विचलन तीसरे प्रकार का बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का अर्थ होता है कि यदि कोई एक लक्षण एक जीन के द्वारा यदि एक से अधिक लक्षण नियंत्रित होते हों, नियंत्रित हो रहे हो, तो ये कहलाता है बहुप्रभाविता। हमने अभी तक यही पढ़ा कि एक जीन के द्वारा एक लक्षण नियंत्रित किया जाता है, लेकिन जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षण नियंत्रित किए जाते हैं तो ये कहलाता है बहुप्रभाविता। बहु मतलब ज्यादा, प्रभाविता मतलब प्रभावित होना। इसके लिए जो मटर के भी यदि बीज हम लेके चले तो मटर के बीज में एक तो लंबी फली रहती है और इसमें गोलाकार बीज रहते हैं। फली कैसी हो गई? लंबी, और बीज कैसे हैं? गोलाकार। ये प्रभावी लक्षण। दूसरा, मटर की फली जो रहेगी वो छोटी और उसमें जो बीज रहेंगे कैसे रहेंगे? श्रिंक रहेंगे, झुर्रीदार या सिकुड़े हुए रहेंगे। तो इसमें ये है प्रभावी लक्षण कहलाएगा और ये अप्रभावी लक्षण। और ये जो दोनों कैरेक्टर है एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। एक जीन है जो लंबेपन का और गोलाकार बीज को नियंत्रित कर रहा है,
और दूसरा जो है वो छोटी फली और श्रिंक वाले बीज या झुर्रीदार बीज को नियंत्रित कर रहा है। ये नियम क्या कहता है? बहुप्रभाविता। यदि इन्हें आपस में क्रॉस कराया जाए तो जो रिजल्ट मिलता है उसमें फली तो लंबी रहेगी, बीज गोलाकार रहते हैं, लेकिन जो फली का साइज जो रहेगा वो लंबा रहेगा। लेकिन इन दोनों के बीज, मतलब ये जो गोलाकार बीज है और जो झुर्रीदार बीज है, छोटे बीज है, इन दोनों के बीज का साइज हमको मिलता है बीज में, जो एक तीसरे जीन के द्वारा निर्धारित होता है। और ये कहलाता है बहुप्रभाविता का नियम या फिर मेंडल का ये तीसरा विचलन है। चौथा और आखिरी वो कहलाता है बहुकारकी। बहुकारकीय का अर्थ होता है कि जब जीव में लक्षण की जो अभिव्यक्ति होती है वो एक से अधिक जीन के द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पर एक जीन और एक लक्षण का सिद्धांत खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लक्षण है वो एक से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसमें हम मनुष्य के रंग का एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि मनुष्य में यदि मेंडल के नियम के अनुसार माने तो मनुष्य का रंग दो ही होगा, या तो वो पूरे डार्क होंगे या पूरे व्हाइट होंगे या फेयर कलर। बीच में जितने भी रहते, चाहे वो गेहुआ कलर हो या फिर सांवलापन है, ये पूरे कैरेक्टर खत्म कर दिए मेंडल ने। लेकिन क्योंकि अब बहुत सारे कलर्स मनुष्य में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं, तो उस कैरेक्टर के आधार पर एक जो चौथा विचलन लेके चला गया वो है बहुकारकी, जिसमें एक लक्षण को बहुत सारे जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ब्लैक कलर, उसके बाद फिर आता है डार्क कलर, फिर मीडियम, उसके बाद फिर फेयर कलर और व्हाइट। अब इसमें हमने संख्या निर्धारित कर दी है। संख्या निर्धारण इस प्रकार करेंगे, जितने प्रभावी जीन की संख्या है वो उतना ग्रेडिंग उसकी बढ़ते चली जाएगी। यदि प्रभावी जीन की संख्या 4 है तो कलर होगा ब्लैक, यदि प्रभावी जीन की संख्या 3 है तो डार्क, यदि प्रभावी जीन की संख्या 2 है तो मीडियम कलर, प्रभावी जीन की संख्या 1 है तो फेयर कलर, और यदि पूरे प्रभावी जीन है, प्रभावी जीन एब्सेंट है, केवल अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो वो कलर हो जाएगा व्हाइट। इनको फिर से वैसे ही चेकर बोर्ड बनाना है और चेकर बोर्ड बना के आपस में क्रॉस करना है। इस प्रकार हमने ये जो चेकर बोर्ड बना है, इस चेकर बोर्ड में हमने जो क्रॉस कराया है इसमें अलग अलग जीन दिए हैं, इनको आपस में मल्टीपल क्रॉस करा के फिर से ये चेकर बोर्ड बनाया है, जिसमें ये प्रभावी जीन है और ये अप्रभावी जीन है। इनको क्रॉस कराने के बाद यहाँ पर नियम ये कहता है कि जितने प्रभावी जीन की संख्या है वो इन कलर को शो करता है। प्रभावी जीन की संख्या यदि 4 है तो वो ब्लैक, प्रभावी जीन की संख्या यदि 3 है तो डार्क, 2 है तो मीडियम और 1 है तो फेयर, और यदि पूरे अप्रभावी जीन है तो वो सफेद कलर को शो करता है। जैसे हमने यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाया है, इसमें प्रभावी जीन की संख्या 1, 2, 3, 4 है तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा। इसमें प्रभावी जीन की संख्या 1 भी नहीं है, मतलब पूरे अप्रभावी है, तो ये हो जाएगा व्हाइट कलर का। इस प्रकार का यहाँ पर 3 जो है प्रभावी जीन है, A, B, B, तो ये डार्क कलर के हो जाएंगे। यहाँ हमने अलग अलग कलर से इसको शो कर दिया है। इस प्रकार जो हमने चार्ट तैयार किया है, जो चेकर बोर्ड तैयार किया है किसका, बहुकारकी का, तो इसमें जो हमको अनुपात मिलता है वो मिलता है 1:4:6:4:1। ये जो अनुपात है, चाहे हम इस साइड से ले या इस साइड से, राइट या लेफ्ट किसी भी साइड से ले, अनुपात हमको एक जैसा मिलता है, जिसको कहा जाता है पॉलीजेनिक रेशियो, जिसमें अनुपात दोनों ओर से समान होते हैं। और इसके लिए जो ग्राफ तैयार होता है, इस ग्राफ में यदि हम यहाँ अलग अलग कलर्स की संख्या ले लें तो सबसे कम है ब्लैक, उसके बाद है डार्क कलर के जो हमको 4 मिलते हैं, फिर मीडियम साइज के 6 मिलते हैं, फिर फेयर 4, और लास्ट में जो व्हाइट कलर है वो मिलता है 1। इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो उल्टे घंटी के आकार का हमको ये ग्राफ मिलता है, किसमें, इस बहुकारकी संरचना में। इस प्रकार ये जो है ये मेंडल के विचलन है
इतने प्रकार के विचलन है जो मेंडल के नियम में कुछ कमियां थी, उसके आधार पर ये विचलन दिए गए। इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पूछता है कि वंशागतिकी के जनक कौन थे। दूसरा क्वेश्चन इसमें मेंडल के नियम के आधार पर बनता है कि आपको मेंडल के नियम समझाना रहता है, या फिर चेकर बोर्ड के आधार पर मेंडल के तीसरे नियम को बताना रहता है। मेंडल के विचलन के बारे में डिटेल पूछता है, इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और साथ ही मेंडल ने किन कारणों से मटर के पौधे का चुनाव किया, या मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने एग्जाम की तैयारी के हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन तैयार करना है।